Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is कोरल रिफ। तो हम जानेंगे कोरल रिफ के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। साइंटिस्ट ने मैप किया है जो लार्जेस्ट नोन डीप सी कोरल रिफ है यूएस अटलांटिक कोस्ट में, जो कि फैला हुआ है 310 माइल्स के एरिया में फ्लोरिडा से साउथ कैरोलिना तक। जैसे कि आपका ट्रॉपिकल कोरल रिफ है, डीप सी कोरल जो है ये फिल्टर करता है फूड पार्टिकल्स को जो वाटर होता है एनर्जी की मदद से। न्यूली डिस्कवर रिफ जो है जो कि प्रोवाइड करता है हैबिटेट को अलग अलग मराइन स्पीसीज के लिए। ये जो है एक ब्रेक ट्रैकिंग कर रहा है स्केल पे। ये कवर कर रहा है नियरली 3 टाइम जो साइज है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क का। कोरल रिफ एक कॉम्प्लेक्स अंडर वाटर इकोसिस्टम है जो कि बना हुआ है कॉलोनीज से कोरल पॉलिप के, जो कि एक साथ है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। कोरल रिफ को हम रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहते हैं और ये सपोर्ट करता है 25% सारे नॉन मैराइन स्पीसीज को। डीप सी कोरल के बारे में हम जान ले। डीप सी कोरल जिसको कि हम कोल्ड वाटर कोरल कहते हैं, ये नहीं रिलाई करते फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्योंकि ये रहते हैं डार्क में है। इसके जगह पे ये उपयोग करते हैं टेंटेकल्स का, उनके जो पॉलिप्स में होता है, ताकि वो फिल्टर कर सके फूड को जो सराउंडिंग वाटर होता है उससे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएम इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 इन चेन्नई मार्किंग द 13th एडिशन। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का, जो कि इसका 13th एडिशन है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया था? चेन्नई पे। खेलो इंडिया इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में, और ये सर्व कर रहा है एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म के रूप में ताकि नर्चर किया जा सके स्पोर्ट्स चैलेंज को और रिवाइव किया जा सके स्पोर्टिंग कल्चर को भारत में। ये इनकम्पास करता है खेलो इंडिया यूथ गेम कमेंस 2018 एनुअल नेशनल कंपटीशन फॉर यंगस्टर रिप्रेजेंटिंग स्टेट। जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम है ये स्टार्ट हुआ था 2018 से। ये आपका एनुअल नेशनल कंपटीशन है यंगस्टर के लिए, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कमेंस 2020 शोकास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टैलेंट इन स्पोर्ट। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये स्टार्ट हुआ था 2020 में। ये दर्शाता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के टैलेंट को स्पोर्ट्स में। खेलो इंडिया विंटर गेम कमेंस 2020 प्रमोट विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। और जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम है ये स्टार्ट हुआ था 2020 में। ये प्रमोट करता है विंटर स्पोर्ट्स को भारत में। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम इट एम्स टू इनहेंस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाय सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी। जो आपका खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम है इसका मकसद है इन्हेंस करना स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सपोर्ट करके एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी को। ये प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल एड, स्टाफ, इक्विपमेंट और रिसोर्स को ग्रासरूट लेवल पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंडक्का डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम जानेंगे चंडक्का डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो सेंचुरी है ये किस स्टेट में लोकेटेड है। ओडिशा गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस सांबर डियर एंड गौर बिशन इन द चंडक्का डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉलोइंग द रिलोकेशन ऑफ डियर फ्रॉम कटक। Also, the forest department is launching a nocturnal trail for wildlife enthusiasts, particularly student and researcher. ओडिशा गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे सांबर डियर और गौर बिशन को चांडक्का डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। वो फॉलो कर रहे हैं जो रिलोकेशन की बात कही गई थी डियर का कटक से। ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है एक नॉक्टर्नल ट्रेल को भी वाइल्ड लाइफ इंटरेस्ट के लिए, मेनली जो स्टूडेंट या रिसर्चर होंगे उनके लिए। इस सेंचुरी के बारे में हम जान ले। चंडक्का डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन खुर्दा डिस्ट्रिक्ट ओडिशा मार्क द नॉर्थ ईस्ट लिमिट ऑफ द ईस्टर्न घाट। डेजिग्नेटेड इन 1982 इट हाउसेस थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। जो आपका चंडक्का डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा के। ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न लिमिट है ईस्टर्न घाट का। डेजिग्नेट किया गया था इसको 1982 पे, और ये हाउस करता है जो थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ या बर्ड्स के स्पीसीज है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट एग्जिबिट डिस्टिंक्ट सीजन समर, रेनी एंड विंटर। और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये एग्जिबिट करते हैं अलग अलग सीजन को, जैसे समर हो गया, रेनी हो गया, विंटर हो गया। द फ्लोरा अ मिक्स ऑफ एवरग्रीन एंड डेसिडियस एलिमेंट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोटिक फैक्टर। जो फ्लोरा है जो कि मिक्स है एवरग्रीन और डेसिडियस एलिमेंट का, उस पर प्रभाव है बायोटिक फैक्टर का। नोटेबल स्पीसीज इंक्लूड थमन, बैंगपेसिस, जामू, गंधारा, कंसा, कुसुम, मरवा, सीधा, करंजा एंड थॉर्नी बम्बू। ये सारे नोटेबल स्पीसीज है। और जो सेंचुरी के फौना है वो इंक्लूड करते हैं जैसे कि एलिफेंट, चीतल, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, रेसस मंकी, पेंगोलिन, स्लॉथ बियर, इंडियन वुल्फ, हाइना और अलग अलग मैमल्स को भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चंडक्का डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लोकेशन को ओडिशा पे। और भी जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व है तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो हम जानेंगे एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में। एंड टू एंड इंक्रिप्शन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट एंड इट हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जो आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, ये एक मेथड है प्रोटेक्ट करने का डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करके इसको एक अनरीडेबल फॉर्मेट में, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिहाज से। Encryption fundamentally involves changing consumable information into an unconsumable form based on specific rule। जो इंक्रिप्शन होता है ये फंडामेंटली क्या करता है, चेंज कर देता है जो कंज्यूमेबल इंफॉर्मेशन होता है उसको अनकंज्यूमेबल फॉर्म में, जो कि बेस्ड होता है स्पेसिफिक रूल के ऊपर। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ इंक्रिप्शन। दो मेन टाइप है इंक्रिप्शन के, कौन कौन से? सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। पहले हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के बारे में जान लें। इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन द की यूज टू इंक्रिप्ट इंफॉर्मेशन इज द सेम की नीडेड फॉर डिक्रिप्शन। नोटेबल एग्जाम्पल इंक्लूड डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है उसमें क्या होता है, जो की जिसका की उपयोग किया जाता है इंक्रिप्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, वो सेम की होता है जिसकी आवश्यकता पड़ती है डिक्रिप्शन के लिए। जो नोटेबल एग्जाम्पल है जैसे कि आपका डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो गया, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो गया। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन उपयोग करता है अलग अलग कीज का इंक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए। जो पब्लिक की है ये इंक्रिप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को और कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट के डिक्रिप्ट करता है इसको। जो लेंथ होता है की का ये इन्फ्लुएंस करता है जो लेवल है प्रोटेक्शन का। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूजफुल होता है जब सेंडर और रिसिपेंट अलग अलग होता है। ये प्रोवाइड करता है एक हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी को। इश्यू विथ एंड टू एंड इंक्रिप्शन, क्या प्रॉब्लम है एंड टू एंड इंक्रिप्शन को लेके? End-to-end encryption is not foolproof. It can be vulnerable to man-in-the-middle attack, where an attacker intercept the key and decrypt the message। जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं है। ये वल्नरेबल है मैन इन द मिडिल अटैक से, जहाँ पे अटैकर इंटरसेप्ट करता है की को और डिक्रिप्ट कर लेता है मैसेज को। एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो इंड्यूस करता है यूजर के कंप्लेंसी को और अदर वल्नरेबिलिटी को, जैसे कि मेलवेयर या बैकडोर हो गया जिसको कि इंस्टॉल किया गया हो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है सिक्योरिटी को। एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड है जो कि रोकता है थर्ड पार्टी को एक्सेस कर पाने में डाटा को, और ये ट्रांसफ़र करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड आईडेट कमीशन रिपोर्ट। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और जो आईडेट कमीशन की रिपोर्ट आई इसके बारे में हम जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन emphasized the need to implement the आईडेट कमीशन रिपोर्ट which recommend establishing a permanent commission for nomadic, semi-nomadic and demonadic tribe in India। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है NHRC, वो फोकस कर रहा है जो आवश्यकता है इम्प्लीमेंटेशन को लेके आईडेट कमीशन के रिपोर्ट को, जिसमें रिकमेंड किया गया है कि इस्टेब्लिश किया जाए एक परमानेंट कमीशन को नोमेडिक, सेमी नोमेडिक और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए भारत में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि रिपील कर रहा है हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952 को, उन्होंने सजेस्ट किया है कि अपॉइंट करना होगा एक रिप्रेजेंटेटिव को डी नोटिफाइड ट्राइब कम्युनिटी के लिए, जैसा कि एक्ट स्टिपुलेट कर रहा है। साथ साथ प्रपोज किया गया है कि नॉन इंक्लूजन होना चाहिए डी नोटिफाइड ट्राइब, नोमेडिक ट्राइब, और जो आपका सेमी नोमेडिक ट्राइब है उनको SC ST OBC कैटेगरी पे, ताकि तैयार किया जा सके एक स्पेसिफिक पॉलिसी को उनके लिए और एड्रेस किया जा सके जो चैलेंज है ऑब्टेन करने को लेकर बेसिक फैसिलिटी और राइट का, स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन का इन कम्युनिटी के बीच में। व्हाट आर नोमेडिक ट्राइब, सेमी नोमेडिक ट्राइब एंड डी नोटिफाइड ट्राइब? ये होते क्या है नोमेडिक ट्राइब, सेमी नोमेडिक ट्राइब और डी नोटिफाइड ट्राइब? तो nomadic tribe, these are communities that migrate from one place to another in search of livelihood. They often do not have permanent settlement. Example include the Banjara tribe and Gujjul tribe। जो nomadic tribe होते हैं ये कम्युनिटी होता है जो कि माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सर्च में अपने लाइवलीहुड का। ये जो है इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, जैसे कि आपका बंजारा ट्राइब हो गए, गुज्जर ट्राइब हो गए। सेमी नोमेडिक ट्राइब ये सिमिलर है नोमेडिक ट्राइब के जैसा ही, लेकिन सेमी नोमेडिक ट्राइब पार्टिकुलरली प्रैक्टिस करते हैं एक नोमेडिक लाइफस्टाइल का, और वो जो होता है कुछ सेटल एरिया में रहता है लेकिन इंगेज होता है नोमेडिक वे ऑफ लाइफ के जैसा ही, जैसे कि वन गुज्जर हो गए नॉर्थन इंडिया के लिए, ये एक एग्जाम्पल है। डी नोटिफाइड ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये जो ट्राइब है ये ओरिजिनली लेबल किया गया है इनको क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1872 के माध्यम से, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से जो लेबल है उसको ऑफिशियली रिमूव कर दिया गया था, लेकिन जो स्टिग्मा है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। जो टर्म है डी नोटिफाइड ये रिफर करता है जो रिमूवल है क्लासिफिकेशन का। कांजर और नाथ कम्युनिटी जो है ये एग्जाम्पल है डी नोटिफाइड ट्राइब के। आईडेट कमीशन ऑफिशियली नोन एज नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब। जो आईडेट कमीशन है जिसको कि ऑफिशियली हम जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब के रूप में,
इसको तैयार किया गया था 2014 में। भिक्खू रामाजी आइडेट जो थे वो इसके हेड थे। तो इसके हेड कौन थे? भिक्खू रामजी आइडेट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंक्लूड किया जाए, क्रिएट किया जाए एक कंप्रिहेंसिव स्टेट वाइड कैटलॉग को डिनोटिफाइड, नोटिफाइड और सेमी नोटिफिक ट्राइब्स के लिए, जो कि आइडेंटिफाई करेगा जिनको नहीं लिस्ट किया गया है SC ST या OBC कैटेगरी पे, और ये प्रपोज करेगा वेलफेयर मेजर्स को उनके बेनिफिट के लिए। मेजर रिकमेंडेशन क्या था आइडेट कमीशन का? इस्टेब्लिश करना एक परमानेंट कमीशन को डी नोटिफाइड ट्राइब, सेमी नोमैडिक ट्राइब और नोटिफाइड ट्राइब के लिए स्टैट्यूटरी स्टेटस के रूप में। इस्टेब्लिश करना एक सेपरेट डिपार्टमेंट को उनके वेलफेयर के लिए स्टेट में, साथ साथ साइजेबल पॉपुलेशन जिनका उनके ऊपर फोकस करना। कंडक्ट करना एक डिटेल सर्वे को जो फैमिली है डी नोटिफाइड ट्राइब्स का उनके लिए, ताकि काम किया जा सके उनके ऊपर और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन और जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका पता लगाया जा सके। इनेबल करना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को इंक्लूड करके थर्ड शेड्यूल में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में। डी नोटिफाइड ट्राइब जिसको कि नहीं इंक्लूड किया गया है SC ST या OBC में, उसको लिस्ट करना होगा OBC के रूप में। चैलेंजेस फेस बाय डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब, क्या चैलेंजेस है जिसका सामना करना पड़ रहा है उनको सामना करना पड़ रहा है बहुत टाइप के चैलेंजेस का, जैसे कि वो लैक कर रहा है सेंट्रलाइज लिस्ट में रिकॉग्निशन जो है उनका डिस्ट्रिक्ट ग्रुप के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को मिला है तो ये रिकॉग्निशन उनको नहीं मिला है। ये जो कम्युनिटी है वो बाहर है जो स्कोप है आपका गवर्नमेंट के वेलफेयर इनिशिएटिव से, जिस कारण उनको बहुत सारा इश्यू का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत कम एजुकेशन, इनएडिक्वेट एक्सेस इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, हेल्थ केयर, ये सब का इनएडिक्वेट एक्सेस उनको मिल पाना। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, क्या स्टेप है जो कि लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा? तो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर दी नोटिफाइड ट्राइब established in 2019 based on the recommendation of IDET Commission for a period of 3 year extendable to 5 year। डेवलप करना और जो वेलफेयर बोर्ड की बात कही गई है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए इस्टेब्लिश किया गया 2019 में, जो कि बेस्ड है रिकमेंडेशन के ऊपर आइडेट कमीशन का, जो पीरियड है 3 years का और एक्सटेंडेबल है 5 years के लिए। स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सीड फॉर एजुकेशनल एम्पावरमेंट, हेल्थ इंडस्ट्री, लाइवलीहुड एंड हाउसिंग। स्कीम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए डी नोटिफाइड ट्राइब्स का बात कही गई है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइवलीहुड और हाउसिंग की। एक कमिटी जो कि सेटअप किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, जो कि कंप्लीट करेगा प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन को लेके डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटी का। अब हम NHRC के बारे में भी जान लें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था भारत में सेफगार्ड करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट को कंट्री पे। इसको इस्टेब्लिश किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के माध्यम से, जिसका मैंडेट था कि एड्रेस किया जाए ह्यूमन राइट के वायलेशन को, प्रोवाइड किया जाए रेमिडीज को विक्टिम्स के लिए और क्रिएट किया जाए अवेयरनेस को ह्यूमन राइट प्रिंसिपल को लेकर पब्लिक के बीच में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.